गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे जल अनमोल संसाधन। आप सभी जानते हो बच्चों कि हम भोजन के बिना तो कुछ दिन रह सकते हैं, पर जल के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। तो चलो आज हम जानेंगे जल अनमोल संसाधन कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों जल की महत्ता के बारे में, जल की आवश्यकता के बारे में, जल की उपलब्धता के बारे में, जल की कितनी अवस्थाएं हैं इसको भी जानेंगे। प्रकृति में जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं इन्हें भी समझेंगे, और झारखंड में वर्षा की स्थिति क्या है इसे भी जानेंगे, और घरों में पानी कैसे बचाएं इसे भी समझेंगे। तो चलो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। जल है तो जीवन है। जल प्रकृति का अनमोल उपहार है। जल है तो कल है। हाँ बच्चों, ऐसे स्लोगन्स हम सभी हमेशा पढ़ते हैं और जानते हैं, पर क्या इसकी महत्ता भी समझते हो? सचमुच बच्चों, तुम थोड़ी देर के लिए सोचो कि यदि जल ना हो तो क्या होगा धरती पर। तो जल के बिना हम शायद नहीं रह पाएंगे बच्चों, क्योंकि जल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2003 को अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यदि अंतरिक्ष से हम देखेंगे बच्चों, तो पृथ्वी हमें नीली आभा लिए हुए दिखाई देती है, क्योंकि इसका 3/4 भाग जल है। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। इसकी भयावह स्थिति को देखकर यह खतरा लगता है कि कहीं अगला विश्व युद्ध जल के लिए ही ना हो जाए। इसलिए बच्चों, जल की एक एक बूंद अनमोल है, इसे बचाना बहुत आवश्यक है। आप इस चित्र में देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? जल के लिए लोग कितने परेशान हैं, है ना। यहाँ पर आप देखो, सभी लोग इस कुएं में पानी सूख चुका है, बर्तन लेकर कोशिश में लगे हैं कि थोड़ा सा भी पानी मिल जाए। यहाँ देखो, बच्चे हो या बड़े हो, सभी दूर दूर से कई मील पैदल चलकर तब थोड़ा सा पानी लेकर आ पा रहे हैं। और यहाँ देखो, पानी की कमी से कैसी सूखी पड़ गई है, पड़ा है ना बच्चों, सुखाड़ आ गया है। लोग इसी सूखे में नंगे पांव दूर दूर से थोड़ा सा पानी लेकर आ रहे हैं। आपके नलों में इस तरह से जल की बूंदें समाप्त हो जाएंगी तो पूरी प्रकृति, सारे पेड़ पौधे धरती इस तरह सूख जाएगी। तो क्या तुमने सोचा है क्या होगा? जल के बिना सारे जीव जंतु पौधे पशु, यहाँ तक कि हम भी नष्ट हो जाएंगे बच्चों। तो जल को बचा कर रखना बहुत आवश्यक है। अब हम जानेंगे बच्चों एक क्रियाकलाप के द्वारा कि जल की उपलब्धता जो है वो कितनी है। तो यहाँ आप देख रहे हो ना, ये चित्र देख रहे हो, तो लगभग 97% समुद्री जल जो है बच्चों वो खारा है, अर्थात यह लवणीय जल है। मान लो कि ये जो एक बाल्टी है, ये एक पृथ्वी है, और इस पर ये उपलब्ध कुल जल की मात्रा इस पृथ्वी में है। और यह मान लो इस बाल्टी में हम 20 लीटर तक क्षमता है हमारी कि हम इसमें संजो कर रख सकते हैं। तो आपको ये मान लेना है कि 20 लीटर जल की उपलब्धता वाला यदि धरती पर हमारा ये पानी है, सपोज कर लो, तो इसमें से यदि हम 1 मग पानी निकालेंगे तो ये क्या है बच्चों, लगभग 2% जल जो हिम शिखर पर है, अर्थात ध्रुवीय बर्फ जो हमारे हैं उनमें जो उपलब्ध जल है वो लगभग कितना है बच्चों, 500 ml जल है जो हमने बाल्टी से इस मग में निकाला है। और यह पृथ्वी पर उपलब्ध कुछ अलवणीय जल है, यानी ये नमकीन नहीं है। अब अगर इसमें से हम 1 गिलास पानी निकालें बच्चों, और इसमें लगभग 150 ml यदि पानी इस गिलास में अगर अटता हो, तो ये दिखाता है आपके भौम जल को कि आपकी धरती में जो भौम जल है उसकी उपलब्धता इतनी है। और यदि इससे हम 1 चम्मच पानी निकाल लें बच्चों, तो ये जल जो आपको दिख रहा है, ये आपको ये दर्शा रहा है बच्चों कि लगभग 1/4 या 0.6% पेयजल नदियों एवं झीलों में उपलब्ध है। यह जल जो लगभग 1% है, और यही जल पीने योग्य है। तो आपको इस क्रियाकलाप से समझ में आ गया होगा बच्चों कि पीने योग्य जल कितना कम है, इसलिए इसे बचाना अत्यंत आवश्यक है। अब हम जानेंगे कि जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो प्रकृति में जल जो है ना बच्चों, वो तीनों अवस्थाओं में मिलता है, अर्थात ठोस में भी, द्रव में भी और
गैस में भी। जल का जो ठोस रूप है बच्चों वो बर्फ है, और द्रव रूप में यह जो जल है वो पृथ्वी पर उपस्थित जितना भी जल आपको दिखाई देता है, चाहे वो समुद्र में हो, नदी में हो, झील में हो, कुआं में हो या तालाब में मिलता हो, ये सभी जल जो है वो द्रव अवस्था में है। और जबकि वाष्प की अवस्था में जो आपको देखना है बच्चों, वो भाप के रूप में जो जलवाष्प हमारे वायुमंडल में पाया जाता है गैसीय अवस्था में, वो आपका गैस के रूप में पाया जाने वाला जलवाष्प है। तो ये तीनों अवस्थाओं में जल जो है वो प्रकृति में उपलब्ध है। अब हम जानेंगे बच्चों की जल चक्र किसे कहते हैं। तो इसे हम इस चित्र से समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ देख रहे हो कि नदियों का, तालाबों का, जो भी धरती पर उपलब्ध जल है जो खुले में है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसकी तेज गर्मी से वाष्प बनकर निरंतर उड़ता रहता है। इस क्रिया को हम वाष्पन या इवेपोरेशन कहते हैं। और पौधे जो हैं वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं अपनी पत्तियों के माध्यम से, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इन दोनों ही तरीकों से जल जो है वो वायुमंडल में ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाकर ठंडा होने पर यह संघनित हो जाता है, और संघनन के पश्चात ये बादल का रूप बना लेते हैं, और इन बादलों के टकराने पर वर्षा होती है, यानी वर्षण की क्रिया होती है, और ये पुनः जल जो है वो धरती में वापस लौट आता है। तो पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के आवागमन की क्रिया एक चक्रीय क्रम में होती है। जल के इसी चक्रीय क्रम को बच्चों हम जल चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रकृति में जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला है बच्चों वर्षा का जल, जो वर्षा से हमें मिलता है। तो तुम सभी जानते हो कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और यहाँ हमारी खेती के लिए किसान जो हैं वो वर्षा पर निर्भर करते हैं। तो यदि वायुमंडल हमारा प्रदूषित हो जाए, चाहे वो हमारी गाड़ियों के कारण या औद्योगिक क्षेत्रों के कारण, तो उसमें आप देखते हो कि इन सभी क्षेत्रों से जो आपको गैस जो वायुमंडल में जा रही है, उसमें आपको धूल कण के साथ साथ सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी मिले होते हैं। और ये जब वर्षा के जल के साथ मिलते हैं बच्चों, तो क्या होता है, अम्ल वर्षा का निर्माण हो जाता है। और जब यह धरती पर वर्षा के रूप में नीचे आते हैं, तो यह पौधों एवं खेतों के लिए हानिकारक होते हैं। और यह अम्ल वर्षा हमारे ताजमहल को भी पीला कर रहा है। ये बहुत ही खतरे की घंटी है बच्चों। तो आप यहाँ देख रहे हो जो भी वायुमंडल में प्रदूषित गैसें हैं वो जब पहुंचती हैं, तो देखो इस तरीके से आपको वायुमंडल में जाकर के सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो वर्षा है उससे मिलकर क्या बना ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। और यही अम्ल वर्षा के रूप में नीचे आते हैं, जो कि पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला जल है बच्चों सतही जल। वर्षा का जल जो है वो अधिकांश भाग पृथ्वी की सतह से बहता हुआ नालों, नदियों, तालाबों तथा झीलों में आकर इकट्ठा हो जाता है। और जो भूमिगत जल है बच्चों, वर्षा का जल का कुछ ही भाग मिट्टी के छिद्रों से रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ निकलता है। इस क्रिया को हम अंतःस्यंदन यानी इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। और भौम जल स्तर जो है बच्चों, वो भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। और ये भौम जल स्तर का कमी का कारण क्या है बच्चों, आप यहाँ देख रहे हो इस चित्र में, इधर आप देख रहे हो धरती का ये ऊपरी सतह है, ये भूमि का हिस्सा है ना। और इसके बाद के नीचे के हिस्से में ये विस्तार है इसका, और यहाँ देख रहे हो ये क्या है, भौम जल का हिस्सा है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है नीचे भौम जल, अगर यहाँ कमी होगी तो धरती के ऊपर भी ये जल की कमी होगी। तो क्यों कमी हो रही है, तो जनसंख्या में निरंतर वृद्धि इसका एक कारण है, और कृषि के लिए उपयोग के लिए भी हमें जल की आवश्यकता है। जो औद्योगिक इकाइयां हमने लगाई है वहां भी जल की आवश्यकता है। और वर्षा जो हो रही है बच्चों, उसका असमान वितरण, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है भौम जल की कमी का। वनों की जो हम कटाई कर रहे हैं, लगातार वृक्षों को हम काटे जा रहे हैं बच्चों, ये भी भौम जल स्तर का एक बहुत बड़ा, जो हम कमी हो रही है, अपक्षय हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और जल की जो बर्बादी हम कर देते हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आपको इन सभी कारणों पर ध्यान देना आवश्यक है। आपको इससे हम कैसे बच सकते हैं बच्चों, तो यदि हम वर्षा जल संग्रहण करें तो बहुत हद तक हम जल का संग्रहण कर सकते हैं सभी लोग। इसमें जो हमारे घरों पर जो वर्षा के जल छत पर गिरते हैं, उन्हें यदि हम एक सॉक पिट में जमा करें और उनसे फिर पुनः शुद्धिकरण कर उसको यदि हम घर के अन्य कामों में, जैसे टॉयलेट में,
बर्तन या कपड़ा धोने में, गाड़ियों को धोने में या अपने किचन गार्डन में उसका उपयोग करेंगे तो बहुत हद तक हम इसको बचा सकते हैं। अब हमें जानना है कि झारखंड में वर्षा की स्थिति क्या है। तो वार्षिक वर्षा बच्चों 140 सेंटीमीटर जून से सितंबर तक होता है, जो लगभग 80% है। गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा एवं गिरिडीह जिले के उत्तरी भाग और गोड्डा में वार्षिक वर्षा जो है वो 120 सेंटीमीटर से भी बहुत कम है। तो देख रहे हो बच्चों, बहुत कम है। दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, सरायकेला, देवघर एवं दक्षिणी गिरिडीह में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर है, जबकि गुमला, पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और रांची के अधिकांश क्षेत्रों में औसत वर्षा 140 से 160 सेंटीमीटर है। जबकि देश में जल की कुल खपत जो है वो 85% कृषि के लिए, 10% उद्योग के लिए एवं 5% जो है वो घरेलू उपयोग में लाए जाते हैं। हमारे यहाँ देश में 1994 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 6000 घन मीटर थी, जो 2020 तक लगभग 2300 घन मीटर हो गई है और ये उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक ये शायद 1600 घन मीटर के आसपास पहुंच जाएगी। तो आप देख रहे हो लगातार वर्षा की स्थिति जो है वो चिंताजनक है। अब हम जानेंगे बच्चों कि घरों में पानी को हम कैसे बचा सकते हैं छोटे छोटे उपायों से। जितने भी जल की जरूरत हो बच्चों सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करो। पानी के इस्तेमाल के बाद नल को अच्छी तरह बंद कर दो। ब्रश करते समय, बर्तन और कपड़े धोते समय नल को चलते हुए खुला न रहने दो। पानी लीक होने की स्थिति में प्लम्बर को फौरन बुलाकर उसे ठीक कराओ। ऐसी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करें जिससे पानी की बचत हो। बाल्टी या बोतल में यदि पानी बचा रह जाए तो उसे फेंकने के बजाय उसे पौधों में डाल सकते हैं। फलों या सब्जियों को धोने के बाद भी हम उस पानी को क्यारियों व पौधों में डाल दें और वर्षा जल संग्रहण करें। यदि हम इन सभी उपायों पर ध्यान देंगे बच्चों तो हम सभी जो हैं बच सकते हैं, जल को बचा सकते हैं और शायद अगली बार हम इस तरीके की समस्या से बच पाएंगे। इसलिए जल को जरूर बचाओ बच्चों, हर हाल में बचाओ और बच्चों जल का संरक्षण करो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं बच्चों फिर अगली वीडियो पे।